हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास मर्ज़ के बारे में। एक ऐसा मर्ज़ जिसको कि आज के दौर में नई तहकीक और नई तशख़ीस माना जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया यानी मसल्स के फाइबर्स के अंदर का दर्द, जिसको हम अगर ट्रांसलेट करें तो वज़उल अज़लात लीफी कहेंगे। इस मर्ज़ में जिस्म के तमाम हिस्सों में दर्द होता है, कभी एक हिस्से में कभी दूसरे हिस्से में। दर्द इधर से उधर जाता है, थकान रहती है, नींद की खराबी रहती है, स्ट्रेस रहता है, मरीज बेचैन रहता है और ज़्यादा लफ्ज़ों में कहें तो परेशान रहता है। किसी पल सुकून नहीं मिलता, न दिन में न रात में। हर वक्त हर हाल में दर्द रहता है। दर्द की एक ऐसी कंडीशन जो जिस्म की गहराइयों तक होती है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपनी रिसर्च के बाद इसके लिए कोई भी कॉज अभी तक डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि बहुत मुमकिन है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हों, जैसे कि स्ट्रेस। चूँकि हम फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज करते हैं और सक्सेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हमने इस पे जितना काम किया है और जितना समझा है, उसके मद्देनज़र अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये देखा कि इस केस में एक स्ट्रेस भी होता है, लेकिन उससे भी पहले कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा होता है। एक ऐसा ट्रॉमा, एक ऐसा सदमा जो जिस्मानी हो सकता है और जहनी हो सकता है। जहनी तौर पर सदमा भी हो सकता है और जिस्मानी तौर से एक कोई किसी तरह की कोई चोट, कोई एक्सीडेंट, कोई ठेस लगना, आप ये कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चोट लगी हो, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो। एक सिंपल सी किसी तरह से किसी जैसा ठेस जिसको कहते हैं ना, इस तरह से स्ट्राइक कर जाना, लग जाना, या कभी अचानक कोई काम कर रहे हैं और कोई ओवरलोडिंग हो गई है और अचानक ये कंडीशन हो जाती है, तो ये दर्द पैदा हो जाता है और फिर ये दर्द जिस्म में फैलता ही चला जाता है और फिर ये रहने ही लग जाता है। और ये दर्द पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है। कुछ लोगों के हाथों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के कंधों में ज़्यादा होता है, कुछ के बाकी दूसरी मसल्स में ज़्यादा होता है। मॉडर्न साइंस की हम फिर से एक बार बात करें तो वहाँ पर इसको नर्वस सिस्टम, चूँकि दर्द का ताल्लुक नर्व से होता है, आसाब से होता है, ये एक हकीकत है, तो इसीलिए इसको नर्व से रिलेटेड ऐसा दर्द मानते हैं जिसका कि रिजल्ट नर्व के ज़रिए सामने आता है। इसीलिए इसको अभी तक जिस तरह से माना जाता है, सोचा जाता है, वो कोई कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, नाम डायग्नोसिस का कंफर्म है, लेकिन जो कॉजेज़ हैं उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जब हम यूनानी नज़रिए से बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये मर्ज़ रूह नफसानी, यानी कि वो रूह, वो एनर्जी, वो गैसेस जो मसल्स के सेल्स में होती है, वहाँ पर अचानक किसी सदमे की वजह से वो सेल्स में एक एहतिबास पैदा होता है और वहाँ जो मादा होता है वो मुहतबिस हो जाता है, कैद हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है और फिर वो जिस्म में इधर से उधर गर्दिश करता रहता है और जिस्म से बाहर नहीं निकलता है। हालांकि इसको हम किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते, किसी तरह से और साबित नहीं कर सकते, लेकिन इसको सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और फिर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है।
जो कुछ हो रहा है उसको उस हिसाब से। तो हम जब इस मर्ज़ को गहराई से देखते हैं तो ये देखते हैं कि इस मर्ज़ में जो रूह नफसानी है वो मजरूह होती है, वो इंजर्ड होती है और उसकी वजह से ये तकलीफ़ होती है। मॉडर्न साइंस में चूँकि बहुत गहराई से रिसर्च होती है और बहुत डिटेल में जानकारी हासिल की जाती है, इसलिए वो अभी तक इतना तो कह पाते हैं कि सेंट्रल सेंसिटाइजेशन सिंड्रोम इसको कह देते हैं। यानी कि पूरा जो आसाबी निज़ाम है वहाँ पर उसके अफेक्टेड होने से बहुत सारे अलामत पैदा होते हैं। तो ये तो सच है, चूँकि रूह नफसानी का ताल्लुक़ आसाब से, दिमाग से है और दिमाग से आसाब निकलते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि उन आसाब के ज़रिए जो रूह पहुँचती है, जो एनर्जी पहुँचती है, वो इससे अफेक्टेड होती है और उसकी वजह से जिस्म को तकलीफ़ होती है। हालांकि हम इसको अगर सादा से लफ्ज़ों में कहें, फाइब्रोमाइल्जिया कहने की बजाय या वजहुल अज़लात लीफी कहने की बजाय हम कहें तो ये कह सकते हैं कि मांसपेशियों की गहराइयों में होने वाला दर्द। तो इसमें न सिर्फ रूह नफसानी बल्कि रीह का भी अपना एक योगदान है, एक कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जब डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये बात सामने आती है कि उसको कभी न कभी किसी भी तरह का कोई सदमा लगा है, दिमागी सदमा, साइकोलॉजिकल सदमा, जहनी सदमा या जिस्मानी सदमा, जिसको आप चोट का नाम दे सकते हैं, जिसको नाम आप ट्रॉमा का नाम दे सकते हैं। किसी तरह से कोई उसके जिस्म को और उसके जहन को तकलीफ़ हुई है। हालांकि ये एक आम बात है इस तरह की हो जाना, ये ट्रॉमा होना बहुत लोगों के साथ हो जाता है किसी भी तरह का, लेकिन सबको ये प्रॉब्लम हो जाए ऐसा नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। कुछ लोगों में इस वनरेबल होते हैं, इस्तेदाद पाई जाती है हर मर्ज़ की, हर शख्स में अलग तरह की। इसीलिए किसी में कोई मर्ज़ पैदा होता है, किसी में कोई मर्ज़ पैदा होता है। तो जब किसी ऐसे शख्स में जिसमें इसकी इस्तेदाद पाई जाती है, इसको क़ुव्वत इस तरह की प्रॉब्लम के होने की पहले से ही एक चांसेस होते हैं, वहाँ पर अगर ये कंडीशन हो जाती है तो फिर ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। हमने देखा है कि इस तरह के लोगों में ये दो बातें अक्सर मिलती हैं, या तो खाने पीने में बहुत बासी चीज़ें खाना, या आलू गोभी बेसन या फ्राइड आइटम या ऐसी चीज़ें जो गैस पैदा करती हैं उन चीज़ों का बहुत इस्तेमाल, और दूसरा कोई ना कोई किसी तरह का जहनी तकलीफ़ परेशानी। और ये लोग अक्सर दुबले पतले भी होते हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से कहूँगा कि इसके हमारे पास इस तरह के कोई डेटाज नहीं है जो कि इन्वेस्टिगेशंस के ज़रिए लैब्स में टेस्ट हुए हों, ये हों, लेकिन प्रैक्टिकल पेशेंट्स को जो हम डील कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बात कह रहे हैं। इसलिए हम जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो लेकिन पेशेंट्स की जैसी कंडीशंस होती है, जैसे सिम्टम्स होते हैं, उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को इस तरह की दवाएं देते हैं जो उसके जो अगर रीह का मामला है, गलीज़ रीह जो टिश्यूज़ में ट्रैप्ड है उसको निकालें, और जो हरकत है, हरारत है जो टिश्यूज़ के अंदर वो ट्रैप्ड हो गई है तो उसको निकालें। इसी तरह में इसमें जो शगरफ के मुरक्कबात बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और बलादुर के मुरक्कबात भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और अजराकी के मुरक्कबात भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और हब्बे असगंध का जो फार्मूला है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा फार्मूला रहता है इसमें, और कोई ना कोई एक डाइजेस्टिव और गैस को निकालने वाली दवाएं, चाहे जैसे कि जवारिश कमूनी है, इस तरह की चीज़ें भी साथ शामिल हाल रहती हैं। एक ख़ास बात इसका इलाज करते वक्त ये ध्यान रखी जाती है कि शुरुआती दौर में, चूँकि मैं एक बार ज़ोर देकर कहूँगा विद एम्फेसिस कि
इसका जो पेशेंट होता है उसको ट्रीटमेंट शुरू करने के कम से कम 3 महीने के बाद रिजल्ट मिलता है। 3 महीने से पहले तो आमतौर से रिजल्ट भी नहीं मिलता है, पेशेंट्स को आराम नहीं आता है। पेशेंट्स यही मानता है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 महीने के बाद इसके रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं, थोड़ा हल्का इम्प्रूवमेंट लगता है और पेशेंट तब मानता है कि हाँ कुछ फ़र्क हुआ है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद कुछ और फ़र्क होता है। इस तरह से ऑलमोस्ट इसका 1.5 साल से 2 साल तक ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन हो जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट को आमतौर से वही लोग पूरा करवा पाते हैं जो उनको के ऊपर वाले ने सही होना लिखा होता है, क्योंकि बेशक शाफी मुतलक वही है। तो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में वैसे तो हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन हम फाइनली अगर इसको एक बार एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहें और एक सिनॉप्सिस टाइप बनाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मर्ज़ है जो ज़हनी सदमे या जिस्मानी सदमे की वजह से, रूह नफसानी के टिश्यूज़ में क़ैद हो जाने की वजह से, रीह की क़ैद हो जाने की वजह से ये पैदा होता है। और इसमें मरीज़ को न सिर्फ सब जिस्म के किसी भी हिस्से में, ज़्यादातर हिस्सों में हर वक्त दर्द रहता है, बल्कि नींद की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में रहता है, थकान रहती है, सुस्ती रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बहुत बेचैन और बेकरार रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा जो काउंसलिंग करें वो भी हो, और जो दवाएं हैं वो भी द बेस्ट क्वालिटी की हो, जो भी द बेस्ट होता है जो भी आप दे रहे हैं। बल्कि मेरा ख़ुद का तो यही उसूल है कि अपनी ख़ुद की तैयार करी हुई दवाएं होती हैं, आपको भी मैं यही कहूँगा, चूँकि आपको उसमें फिर यकीन रहता है, भरोसा रहता है कि हाँ हमने जो दिया है वो सही है। तो इस तरह से फाइब्रोमाइल्जिया का इलाज मुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। सवाल यही है कि उसको पहली बार तो समझा जाए। हालांकि ज़्यादातर केसेस प्री डायग्नोस्ड होते हैं, पहले से ही उनकी डायग्नोसिस हो चुकी होती है हमारे पास जो भी आते हैं, क्योंकि बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास जब पेशेंट्स फाइब्रोमाइल्जिया के आते हैं तो वो इतना कुछ जानते हैं कि अक्सर हमें खुद वो पढ़ाते हैं और वो हमें सिखाते हैं, बताते हैं। तो वो ये समझते हैं कि शायद हम उतना नहीं जानते हैं, और ये किसी हद तक सच भी होता है, क्योंकि हम यूनानी नज़रिए से जानते हैं और मॉडर्न साइंस के हिसाब से जितनी उस डिज़ीज़ के बारे में ज़रूरत है उतना जानते हैं, लेकिन उन्होंने न जाने कहाँ कितनी जगह देख रखा होता है, पढ़ रखा होता है, डॉक्टर से मिले हुए होते हैं, तो उनके पास बहुत एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है इसके बारे में। इसलिए वो सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, बताते हैं, और सच भी है, सही भी है कि वो ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन हम दे दें ताकि हमारा इलाज अच्छे से और जल्दी से हो सके। तो हम बड़ी तसल्ली से सारा उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं, और बिल्कुल ये जाहिर करते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो हमें सुनना है, जानना है। जब वो अपनी सारी बातें कह चुकते हैं तो ठीक है, फिर हम इलाज अपने नज़रिए से जो होता है द बेस्ट वो करते हैं। तो ये था फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। इसके बारे में और अपडेट्स जो होंगे हम इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, चूँकि नॉलेज हर रोज़ कुछ ना कुछ बढ़ती है। फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।